अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 8 जो कि है अबाउट द सर्विलेंस एंड इट्स नोटिफिकेशन। तो इस यूनिट में बेसिकली हम कवर करेंगे सर्विलेंस का इंट्रोडक्शन, फिर सर्विलेंस की कौन कौन सी टाइप्स है, फिर सर्विलेंस को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं और एट द एंड सर्विलेंस की कौन कौन सी इंडिकेटर्स हमारी पॉपुलेशन में यूज होते हैं। तो ये सारी की सारी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाइए। ओके, तो सर्विलेंस क्या है? तो ये बेसिकली सर्विलेंस रिपोर्ट्स है जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो है ना वो शेयर होते हैं। अच्छा, सर्विलेंस की तरफ सर्विलेंस एंड नोटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सर्विलेंस आप बेसिकली हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। तो प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग डेटा ऑन अकरेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज टू पब्लिक हेल्थ। सर्विलेंस में हम क्या करते हैं? करेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उस डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं और डिसमिनेट करते हैं अमंग द पब्लिक हेल्थ। जिस हवाले से, किस हवाले से? कम्युनिकेबल डिजीज के हवाले से, कि हम लोगों को बताएं कि कौन कौन सी डिजीज जो है ना अभी प्रिवेल करने वाले हैं या अभी खत्म होने वाले हैं, तो हम सर्विलेंस से बताते हैं। ओके, अच्छा, सर्विलेंस का जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं तो सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस इज द ऑनगोइंग एंड सिस्टमिक करेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो ये जो सर्विलेंस का जो प्रोसेस होता है ये ऑनगोइंग होता है, मीन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एंड सिस्टमेटिक करेक्शन होता है। सिस्टमेटिक करेक्शन का मतलब जो डेटा आप सर्विलेंस में लेते हो तो डेटा क्या होता है? वो ऑर्गेनाइज पैटर्न में होता है। एनालिसिस, फिर उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डेटा फॉर यूज एंड प्लानिंग। और जो डेटा आप एनालाइज करते हो, एनालाइज के बाद फिर उस डेटा को आप इंटरप्रेट करते हो। आप ये लेते हो कि इस डेटा से जो है ना कौन कौन सी नुकसानात या इस डेटा की वजह से डिजीज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या ये जो डेटा हमने कलेक्ट की तो ये डेटा कौन सी डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर हमें देते हैं। तो सारी की सारी बातें हम इंटरप्रेट करते हैं और इससे हम एक आउटकम निकालते हैं उस स्पेसिफिक डेटा के लिए। उस आउटकम को फिर हम यूज करते हैं डिफरेंट प्लानिंग और प्लानिंग पर्पज में। फिर हम प्लानिंग करते हैं उस डेटा के हिसाब से कि हमने इंटरवेंशन कौन सी किस्म की करनी है। उस इंटरवेंशन को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी पे, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस को हम एवेलुएट करते हैं। और एवेलुएशन, जब हम एवेलुएशन करते हैं तो एवेलुएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है पब्लिक हेल्थ के थ्रू हमने की है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन को फिर हम एट द एंड एवेलुएट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? सर्विलेंस। सर्विलेंस का सिंपल मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी में कोई डिजीज आने वाला है या डिजीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप उस डिजीज के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हो कि आया ये डिजीज जो है ना ये आगे स्प्रेड होता है, या डिजीज अभी खत्म होने वाला है, या डिजीज कौन सी स्टेज में है। ओके, या हमारी सोसाइटी में कौन सी डिजीज के थ्रेट्स अभी आने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप सर्विलेंस के थ्रू जो है ना वो उसकी जानकारी हासिल कर सकते हो। ओके, अब सर्विलेंस क्या है? सर का मतलब ये है फ्रॉम अबाव एंड व्हीलर मीन टू वॉच। अबाव से आप पॉपुलेशन को देखते हो, आप सोसाइटी को अबाव से देखते हो कि इस सोसाइटी में अभी क्या शुरू है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर्विलेंस कहते हैं। ओके, इसी सर्विलेंस के थ्रू हम डिजीज की पैटर्न मालूम करते हैं, उसके ट्रेंड्स मालूम करते हैं, डिजीज की वो किस सिमत अभी जा रहा है। अच्छा, की फंक्शन ऑफ द डिजीज सर्विलेंस। तो डिजीज सर्विलेंस की फंक्शनिंग क्या है, या सर्विलेंस की काम कौन कौन सी काम होते हैं? द फर्स्ट वन इज अर्ली वार्निंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को कौन सी पोटेंशियल थ्रेट्स है, अभी कौन कौन सी डिजीज जो है ना अभी आने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 से जो पहले इसकी सर्विलेंस हो चुके होते हैं कि अभी जो है ना ये कोविड-19 कितनी हद तक ये फैलने वाला है, कौन कौन सी कंट्रीज में ये फैलने वाला है। तो फिर क्या होता है, ये हम सर्विलेंस के थ्रू जो है ना ये हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो अर्ली वार्निंग हमें देते हैं कि अभी इस डिजीज की फैलने की कितने खतरात है। ओके, तो डिजीज थ्रेट्स और या स्प्रेड के बारे में सर्विलेंस हमें बताते हैं। दूसरा, फिर हम उस थ्रेट्स को या हम मॉनिटर करते हैं। इस सर्विलेंस में हम मॉनिटरिंग करते हैं डिजीज स्पेसिफिक और मल्टी डिजीज प्रोग्राम। हम मल्टी डिजीज प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की हुई होती है या जो इंटरवेंशन हमने की हुई होती है, तो सर्विलेंस के थ्रू हम जो है ना उसको मॉनिटर करते हैं कि आया हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया, जो इंटरवेंशन हमने की है वो सही सिमत जा रही है, जो हमारा मकसद है उसी मकसद की तरफ जा रही है या नहीं। तो ये मॉनिटरिंग फिर हम करते हैं कि अच्छी रिजल्ट आ रही है या बुरी खराब रिजल्ट आ रही है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्लान पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। अच्छा, तो जब हम मॉनिटर करते हो उस डिजीज़ को या उसकी जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिजीज़ की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो उसको आप मॉनिटर करते हो बिफोर द इंटरवेंशन। जब आप मॉनिटरिंग करते हो तो
उस मॉनिटरिंग से आप रिजल्ट लेते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना फिर आप क्या करते हो, इंटरवेंशंस को प्लान करते हो कि कौन सी इक़दाम मैंने उठानी है इस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, एंड स्टिमुलेटिंग रिसर्च। और इसी इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो, इंटरवेंशन करते हो, तो फिर आप एक रिसर्च के थ्रू जो है ना आप जाते हो, आपके एक रिसर्च के थ्रू, एक रिसर्च की तरफ जो है ना ये फिर ये इंफॉर्मेशन आपको राग़िब करते हैं कि अब आप रिसर्च करो स्पेसिफिक डिजीज़ के हवाले से कि इस डिजीज़ में क्या है, किस सिमत ये जा रहा है और कितना ये डिजीज़ नुकसानदेह है। तो फिर वो रिसर्च करते हो आप उस डिजीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। ओके, तो ये सर्विलेंस जो है ना आपको रिसर्च की तरफ लेके आता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना एग्जांपल ऑफ सर्विलेंस जब हम लेते हैं तो अर्ली वार्निंग साइंस एंड सीडीसी मेड द पब्लिक फॉर टेकिंग प्रिवेंशन देयर इज एन आउटब्रेक। फॉर एग्जांपल ये सीडीसी जो है ना, सीडीसी मीन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एक इदारा है जहाँ पे जो है ना आपको सर्विलेंस होते हैं उधर, और वो सर्विलेंस के थ्रू जो है ना फिर आपको बताया जाता है कि अभी ये आउटब्रेक आने वाला है, इसके लिए आपने कौन कौन सी इक़दाम करनी है। ओके, आउटब्रेक कौन कौन सी होते हैं? फॉर एग्जांपल सार्स आउटब्रेक जो आया हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का, या बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा जो वो डिजीज जो ज़्यादातर वो वायरस या फ्लू वायरस, बर्ड फ्लू वायरस जो ज़्यादातर वाइल्ड बर्ड में या जो चिकन वगैरह इन चीज़ों में होते हैं और फिर एनिमल्स को भी या ह्यूमंस को भी फिर इम्पेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये बर्ड फ्लू जो वबा आया था, ये पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट्स यूज होते हैं, रेडिएशन हो गई या और बायोलॉजिकल वायरसेस वगैरह हो गई जो बायोलॉजिकल प्रिपेयर की जाती है। तो उससे कौन सी थ्रेट जो है ना ह्यूमंस को लायक है या कब तक कितनी हद तक जो है ना लायक हो सकते हैं, तो ये पोटेंशियल थ्रेट्स जो है ना ये सीडीसी आपको बताती है थ्रू सर्विलेंस। फिर एबोला वायरस है, जैसे कि एबोला वायरस वो वायरस जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ते हैं, जैसे कि हेमोरेजिक फेवर हो गया, जॉइंट्स डैमेज वगैरह, सारी बॉडी में जॉइंट्स डैमेज वगैरह होते हैं। तो ये एबोला वायरस या इन्फेक्शियस वायरस है एबोला वायरस। तो ये एबोला वायरस, ये हमने एक एग्जांपल उठाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल, कि आपको सर्विलेंस जो है ना आपको क्या बताती है। तो सर्विलेंस आपको इन चीज़ों के बारे में बताती है कि ये जो है ना अभी किस स्टेज में है, आपने इनके लिए जो है ना कौन सी प्रिवेंशन करनी है। तो ये हमें सर्विलेंस बताते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्विलेंस की तरफ। टाइप्स ऑफ सर्विलेंस कौन कौन सी है? तो द फर्स्ट वन इज एक्टिव सर्विलेंस, फिर दूसरा है पैसिव सर्विलेंस और थर्ड वन नेक्स्ट पेज पे और सेंटिनल सर्विलेंस है। ओके, तो एक्टिव सर्विलेंस में हम क्या करते हैं, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिव सर्विलेंस में हम जो है ना वेरीफाई करते हैं चीज़ को या डेटा को, इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वैलिडेट द डिजीज एंड कम्युनिटी एंड टू डिटेक्ट मोर केसेस इन द कम्युनिटी। इसमें सबसे पहले हम डिजीज़ को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब ये है कि हम उस डिजीज़ को मालूम करते हैं, चेक करते हैं उस डिजीज़ को कि आया आकर हुआ है या नहीं हुआ है, या वाकई में किन लोगों में ये है। फिर उस डिजीज़ को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वेरीफाई और इन्वेस्टिगेशन दोनों करते हैं। उस डिजीज़ को हम एग्जामिन करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं और फिर वैलिडेट करते हैं उस डिजीज़ को। मतलब ये कि उस डिजीज़ को हम प्रूव करते हैं या कंफर्म करते हैं कि वो डिजीज़ जो है ना किन लोगों में वो प्रेजेंट है। अच्छा, इन द कम्युनिटी एंड टू डिटेक्ट मोर केसेस इन द कम्युनिटी, वो डिजीज जो एग्जिस्टिंग डिजीज है उसके बारे में हम करते हैं, और जो न्यू केसेस उस डिजीज की वजह से आ रहे हैं तो सारे के सारे हम एक्टिव प्रेवलेंस में करते हैं। मोर एक्यूरेट, टाइमली, शॉर्ट पीरियड, मोर रिसोर्स इंटेंसिव। तो ये एक्यूरेट होता है क्योंकि हमें जो है ना वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, वैलिडेशन करते हैं। टाइमली होता है, शॉर्ट पीरियड होता है और मोर रिसर्च इंटेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो क्यों, मैं आपको सिंपली से समझाता हूँ कि एक्टिव प्रेवलेंस की एक्टिव सर्विलेंस किसको कहते हैं। एक्टिव सर्विलेंस आपने देखा होगा कि जैसे कि ये पोलियो जो कैंपेन चल रहे होते हैं या लिप्रोसी कंप्लेन या न्यूनेटल टेटनस कंप्लेन जो चल रहे होते हैं ना, तो बेसिकली हमारी जगहों में पोलियो कंप्लेन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना जो स्टाफ्स होते हैं वो डायरेक्टली एक एक पेशेंट के पास जाते हैं या एक एक घर के पास जाते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसका मेन गोल ये एक्टिव सर्विलेंस का क्या होता है कि उस डिजीज़ का मुकम्मल एलिमिनेशन या एरेडिकेशन होता है, ताकि वो जैसा कि पोलियो है तो पोलियो का एक केस भी किसी पॉपुलेशन में पाया जाए तो सारी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, सारी पॉपुलेशन की वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ पे जो है ना डेटा वो उस जगह से लेते हैं। तो एक्टिव प्रेवलेंस में क्या होता है कि स्टाफ जाता है पेशेंट के पास, मतलब उनके घरों तक जाते हैं और उनसे जो है ना डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो है ना, इसी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा पैसिव प्रेवलेंस है। पैसिव प्रेवलेंस का मतलब ये है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है, मतलब डॉक्टर, नर्स या कोई और प्रैक्टिशनर, वो जो है ना वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है या हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है और लोग आते हैं उनके यहाँ डिजीज़ के बारे में, किसी को जो है ना डिप्थीरिया है, किसी को जो है ना
फ्लू वायरस है, किसी को जो है ना हेपेटाइटिस है, किसी को मम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं। लेकिन वो लोग आते हैं आपके हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जो है ना आप उनके डेटा वगैरह लेते हो। तो ये क्या होता है, ये पैसे होता है जिसमें पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल या पेशेंट जाते हैं स्टाफ के पास। इधर स्टाफ जाते हैं पेशेंट के पास एक्टिव में, और इधर जो है ना पेशेंट जाते हैं स्टाफ के पास, पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में या स्टाफ के पास। ओके, अब ये जो पैसिव डेटा, इसको हम पैसिव क्यों कहते हैं? एक्टिव को तो इसलिए हमने एक्टिव कहा कि इसमें जो है ना हम डिजीज की हर एस्पेक्ट को जो है ना एक्चुअली या करेक्टली जो है ना वो डिटरमिन करते हैं, क्योंकि स्टाफ जाते हैं, घर घर जाते हैं, हर एक पेशेंट के पास जाते हैं और उसमें डेटा लेते हैं। पैसिव को हम पैसिव इसलिए कहते हैं कि लोग आ गए, डेटा दे दिया तो अच्छा, अगर नहीं दिया तो अच्छा, कोई बात नहीं है। इसमें दूसरा, इसमें वेरिफिकेशन नहीं होता। वेरिफिकेशन इसलिए नहीं होता कि जो इस वाले में जो है ना ये एक्टिव प्रेवलेंस में स्टाफ जाते हैं, उधर उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं और कंफर्म डेटा लेते हैं। लेकिन पैसिव डेटा में ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत से आपने देखा होगा कि पेशेंट जो है ना जाते हैं, जिसको जो है ना बीमारी हो, कि किसी को कोल्ड फ्लू हो, तो वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है ना उनके साइन सिम्टम्स को देखते हैं और इन साइन सिम्टम्स के बेस पे जो है ना उनको मेडिकेशन देते हैं। तो इसमें डेटा की वेरिफिकेशन ज़्यादातर नहीं होती। ओके, तो डेटा को जो है ना जो पेशेंट उसके पास आते हैं उससे वहाँ पे रजिस्टर में या ओपीडी वार्ड वगैरह में जो है ना नोट करते हैं और उसके साइन सिम्टम्स के बेस पे उसको क्या देते हैं, उसको वो मेडिकेशन देते हैं। टेस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसी वजह से जो है ना ये डेटा क्या होता है, ये पैसिव डेटा होता है और विदाउट वेरिफिकेशन होता है। ओके, फिर जो है ना जब आप उस डेटा को उस रजिस्टर से, ओपीडी रजिस्टर वगैरह से आप लेते हो, तो क्या होता है, वो आपके लिए पैसिव, मुकम्मल वेरीफाई नहीं होता। पैसिव सर्विलेंस में गिव यू द इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर फर्दर पर फ्यूचर प्लानिंग। अब ये जो पैसिव सर्विलेंस है ये तो आपको एक्यूरेट या एग्जैक्ट डेटा नहीं देता, लेकिन ये आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए आपको डेटा प्रोवाइड या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए किस तरह कि आप फ्यूचर में जो है ना उसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको पहले से एक अंदाज़ा हो चुका होता है कि इतने लोग जो है ना, इन लोगों को हो सकता है, अगर 10 हो तो उसमें 4 लोगों को हो सकता है कि वो कंसर्न डिजीज हो, ये 6 बाकी अगर नॉन वेरीफाई हो तो ये 4 लोगों को हो तो सकता है ना। तो इसी वजह से ये आपको एक क्लू देते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो ये एक्टिव पैसिव सर्विलेंस सेम है। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा टाइप आता है जिसको हम कहते हैं ना सेंटिनल सर्विलेंस। अब सेंटिनल सर्विलेंस में क्या होता है, सेंटिनल सर्विलेंस में हम एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। इनकम पासिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी फोकस ऑन मॉनिटरिंग की हेल्थ इंडिकेटर इन जनरल और स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो ये डेफिनेशन अभी आपको समझ आ जाएगा। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें हम डिजीज रेट एंड स्पेसिफिक पॉपुलेशन मालूम करते हैं। हम एक सैंपल पॉपुलेशन से लेते हैं और उस सैंपल के हम डिजीज रेट मालूम करते हैं और फिर उस डिजीज रेट को हम सारी पॉपुलेशन पे एस्टिमेट करते हैं। ये किस चीज़ में, सेंटिनल सर्विस में, सेंटिनल सर्विलेंस में। तो इसमें हमारे पास होते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस में हमारे पास होते हैं सेंटिनल साइट्स होते हैं। सेंटिनल साइट्स कौन सी साइट्स होते हैं, वो साइट जहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो इंफॉर्मेशनल साइट से। सेंटिनल साइट्स कौन कौन सी साइट होते हैं, इसमें आते हैं आपके हॉस्पिटल की ओपीडी रजिस्टर से जो है ना आपने डेटा ले लिया। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर के आप इसमें जो है ना डॉक्टर के पास आप चले गए, उससे आपने डेटा ले लिया। और इसी नर्स के पास जो है ना आप चले गए, उससे डेटा ले लिया। लेबोरेटरी टेस्ट से आपने डेटा ले लिया। तो ये सारी के सारी क्या है, ये आपके लिए सेंटिनल साइट्स है जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या वो लेबोरेटरी टेस्ट हो, प्रूवन हो, अनप्रूवन हो, वेरीफाइड हो, नॉन वेरीफाइड हो। तो ये आपके लिए सेंटिनल साइट्स है और इसी साइट्स के थ्रू जो है ना आप इंफॉर्मेशन लेते हो। ओके, तो इसी वजह से जो है ना ये एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होता है जिसके अंदर जो है ना पैसिव भी आता है और एक्टिव भी आता है। ये पैसिव भी हो सकता है या एक्टिव भी हो सकता है। इसमें हम की हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में जो है ना वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। की हेल्थ इंडिकेटर हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल डेथ रेट्स के बारे में हम मालूम करते हैं, या कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, या कितने लोग जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज कितने लोगों के हैं, या और हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स कितने लोगों के हैं। तो ये हम की हेल्थ इवेंट जो है ना वो हम मॉनिटर करते हैं, ये क्या की हेल्थ इवेंट्स। और इसी की हेल्थ इवेंट्स के मॉनिटरिंग के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, हम सेंटिनल सर्विलेंस या एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में जो है ना, फॉर एग्जांपल हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एड्स या HIV के लिए जो है ना हम सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। किस तरह, इसी एड्स या HIV ऐसा डिजीज है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ना ये मालूम नहीं कर सकते। आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइट्स पे जिसमें जो है ना आपके पास पैसिव डेटा भी आ जाए और एक्टिव डेटा भी आ जाए, दोनों से जो है ना आप इकट्ठा
इकट्ठा करते हो क्या, HIV की जो रिकॉर्ड है वो आप इकट्ठा करते हो। तो उसमें आप डेथ्स कितनी हुई है HIV की वजह से, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुई है, या कितने लोगों को जो है ना ये डिजीज लगा है, कितनी टेस्ट लोगों की हुई है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आप लेते हो सेंटिनल सर्विलेंस में। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है जिसके अंदर दोनों एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस आते हैं। इसकी क्लिनिकल या सेंटिनल साइट्स होते हैं जिसमें क्लिनिकल अदर साइट एट विच हेल्थ इवेंट्स और मॉनिटर, वो जगह जहाँ पे ये हेल्थ इवेंट्स मॉनिटर होते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का ऑफिस हो गया, हेल्थ नर्स प्रैक्टिशनर का ऑफिस हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें जो है ना ये टेस्ट और ये इंफॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट होते हैं। इसमें एक और एस्पेक्ट ऐसे हैं कि इसमें आपके पास जो मिसिंग केसेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक्टिव प्रेवलेंस में जो है ना आप कोई घर आपसे मिस हो गया या कोई पेशेंट आपसे मिस हो गया, तो मिसिंग केस जो है ना फिर वो पैसिव प्रेवलेंस में आप कवर अप करते हो। या पैसिव प्रेवलेंस में जो है ना कोई केस आपसे मिस हो गया तो एक्टिव सर्वेलेंस में आप उसको कवर अप करते हो। तो इस सेंटिनल सर्वेलेंस में हम मिसिंग केसेस को कवर करते हैं, ओके, जो हमसे मिस हुई होते हैं ना, जो एक्टिव या पैसिव में। अच्छा, फिर इसमें जो है ना दोनों आते हैं, न्यू केसेस भी आते हैं और ओल्ड केसेस भी आते हैं। तो इसी वजह से सेंटिनल सर्वेलेंस इज वेरी बेस्ट फॉर प्रेवलेंस मेजरमेंट। इसी के थ्रू जो है ना फिर हम प्रेवलेंस मेजरमेंट बहुत आसानी से करते हैं, ओके। तो ये 3 टाइप्स की सर्वेलेंस की। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना सर्वेलेंस की जनरल प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स या कौन सी प्रिंसिपल आपने अपनाने ड्यूरिंग द सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस में सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो पॉपुलेशन से। वो डेटा कलेक्शन का मैंने बताया कि आप जो है ना 3 तरीकों से, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल सर्वेलेंस से आप डेटा कलेक्ट करते हो। उस डेटा को जो है ना फिर आप रिपोर्ट करते हो इन जो आपका अथॉरिटी होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी जो अथॉरिटी होता है या आपके हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है, तो उसको उस डेटा को जो है ना उधर रिपोर्ट करते हो। या आपका जो प्रोविंशियल अथॉरिटी होता है तो उधर जो है ना उस डेटा को आप रिपोर्ट करते हो। जब वो प्रोविंशियल अथॉरिटी वो डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्शन के बाद जो है ना वो उस डेटा पे डिसीजन लेते हैं कि जो डेटा हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का था और उन कोविड-19 के जितने पेशेंट थे उसके हवाले से डेटा आपने कलेक्ट कर दिया और वो आपने प्रोविंशियल अथॉरिटी को भेज दिया, तो उसी की बेस पे वो डिसीजन लेते हैं कि अभी हमने कौन कौन सी इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपनी सोसाइटी में, ओके। तो वो डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन क्या होते हैं, वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बेस पे होते हैं। उस चीज़ के एनालिसिस करते हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये चीज़ किस चीज़ से मना होते हैं, किस चीज़ से ये इंक्रीज होता है। फिर इंटरप्रेट करते हैं उन चीज़ों से कि ये चीज़ जो है ना, सबसे पहले एनालिसिस की क्या अच्छा क्या बुरा है, फिर इंटरप्रेट करते हैं कि किन चीज़ों से जो है ना ये चीज़ बढ़ जाता है, किन चीज़ों से जो है ना ये चीज़ खत्म हो सकता है। तो इंटरप्रिटेशन की बेस पे डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन जो है ना फिर वो फीडबैक होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक्शन होते हैं उन लोगों का। और एक्शन के बाद जब आप एक्शन करते हो तो एक्शन के बाद फिर आप इवैल्यूएशन करते हो, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो, इवैल्यूएशन करते हो और इवैल्यूएशन से फिर आपको पता चलता है कि वो जो काम मैंने किया क्या वो चीज़ गलत था, या जो इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन मैंने की तो इंटरवेंशन का जो मकसद था मेरा वो हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर जो है ना ये इवैल्यूएशन करते हो, फिर जो है ना इस तरह की साइकिल रिपीट हो रहा है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम। अब सर्वेलेंस सिस्टम की कौन कौन सी एलिमेंट्स है जो हमने इधर बताई तो वही बात है अभी इधर है। ऑल सर्वेलेंस सिस्टम इन्वॉल्व 6 की एलिमेंट्स। 6 की एलिमेंट्स हर एक सर्वेलेंस सिस्टम में होता है। फर्स्ट वन इज डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इवेंट। सबसे पहले जब आपके पास कोई डिजीज आकर हो जाए तो आप उस डिजीज को आकर डिटेक्ट करते हो और नोटिफिकेशन करते हो उस हेल्थ इवेंट्स के बारे में, जो है ना आप अपने आप को या अपनी जो आपके वो होते हैं ना जो टीम होते हैं उसको आप नोटिफाई करते हो। तो डिटेक्शन और नोटिफिकेशन सबसे पहला काम आपका ये होता है। फिर उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो और कंफर्म करते हो, आप लोगों से पूछते हो, आप डिफरेंट टेस्ट करते हो और उस चीज़ को जो है ना फिर आप कंफर्म करते हो। एपिडेमियोलॉजिकल जैसे कि जितने स्टडी डिज़ाइन हमने पढ़ी ना, उस स्टडी डिज़ाइन के थ्रू आप उस चीज़ को जो है ना फिर क्या करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो। और फिर जो है ना क्लिनिकल में लेबॉर्टरी टेस्ट वगैरह के थ्रू जो है ना उसको कंफर्म करते हो। कलेक्शन ऑफ द डेटा, अब जो है ना इसके बाद फिर आप क्या करते हो, उस डेटा को जो है ना उसके हवाले से जितने भी डेटा आपकी सोसाइटी में अवेलेबल होता है तो वो आप कलेक्ट करते हो। कलेक्शन के बाद जो है ना फिर उस डेटा को आप एनालाइज करते हो कि क्या इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है, ओके। फिर उस डेटा को आप इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट मीन कि दिस थिंग लीड्स टू दिस थिंग, या इस चीज़ की वजह से जो है इस रिस्पेक्टर की वजह से जो डिजीज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इंटरप्रेट करते हो। फिर आप इंटरप्रिटेशन के बाद फिर आप फीडबैक देते हो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हो और उसके बारे में जो है ना आप डिसमिनेशन ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट आपका होता है उसको आप डिसमिनेट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो या लोगों को इन्फॉर्म करते हो, पब्लिक को इन्फॉर्म करते हो उसी चीज़ के हवाले से। अच्छा, फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, लिंक टू पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स
स्पेसिफिकली एक्शन फॉर प्रिवेंशन। तो ये रिस्पांस आपका क्या होता है फिर फीडबैक के बाद, कि ये रिस्पांस आपका वही फीडबैक होता है जो आप लोगों को देते हो, जिसके थ्रू जो है ना आप पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम वगैरह अरेंज करते हो। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, वो आपकी प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजरमेंट्स जितनी भी आप लेते हो तो वो आपके रिस्पांस में फिर आते हैं। ओके, अच्छा, अब आउटब्रेक आपके पास आ गया, तो आउटब्रेक के बाद आप क्या करना है, सर्वेलेंस किस तरह जो है ना काम करता है। तो आउटब्रेक डिटेक्शन एंड रिस्पांस आपका किस तरह होना चाहिए, विदाउट प्रिपेयर्डनेस। जब आपका कोई प्रिपेयर्ड नहीं हो, पहले से आपने सर्वेलेंस नहीं की हो, आपको पता नहीं होता कि कौन सा डिजीज जो है ना अभी हमारी सोसाइटी में वो आने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, आपको पता नहीं होता, आपने प्रिपेयर्डनेस नहीं की है, आपने सर्वेलेंस नहीं किया, आपके पास फर्स्ट केस आ गया 5 डेज पे आपका पास फर्स्ट केस आ गया, आपने जो है लेट डिटेक्शन की क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, आपने जो है 16 डेट पे उसकी डिटेक्शन की, तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया था आपकी सोसाइटी में। जब वो फैल गया था तो बहुत सारे लोगों को जो है ना उस डिजीज़ की वजह से इम्पेक्ट होना पड़ा, और डिलेड रिस्पांस आपने दे दिया 28 डेज पे, जब बहुत सारे लोगों को जो है ना उस डिजीज़ की वजह से जो है ना इम्पेक्ट हो चुके हुए थे। ओके, तो 28 डेज पे आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा डिलेड हुआ था। ओके, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल। इधर जो है ना फिर आपके पास ये 28-31 डेज में आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप इसको कंट्रोल करो, और इधर फिर कंट्रोल हुई है, लेकिन बहुत डिलेड कंट्रोल हुआ है। लेकिन जब आपका प्रिपेयर्डनेस हो, आप जब प्रिपेयर्डनेस के पास हो और आपने पहले से सर्वेलेंस की उस चीज़ के बारे में कि ये डिजीज़ अभी आने वाला है, तो आप जो है ना फर्स्ट केस आ जाए डायरेक्टली आप उसको जो है ना अर्ली डिटेक्शन करते हो और अर्ली रिस्पांस या रैपिड रिस्पांस आप देते हो। 13 डेज पे आपने रिस्पांस दे दिया, जब आपने रिस्पांस दिया तो विद इन 15 to 17 डेज के दरमियान जो है ना आपने उसके खिलाफ जो है ना प्रिवेंशन की, कंट्रोल मेजरमेंट्स आपने सोसाइटी में अप्लाई किया, और उस कंट्रोल मेजरमेंट्स की वजह से जो है ना आपका डिजीज़ क्या हो गया, वो मना हो गया, वो डिस्ट्रक्शन आने वाला तो डिजीज की वजह से वो कम हो गया। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन कौन कौन से होते हैं, किस किस सोर्सेज से जो है ना आप सर्वेलेंस के लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो है ना मॉर्टेलिटी रिपोर्ट होता है, मॉर्बिडिटी रिपोर्ट होता है, एपिडेमिक रिपोर्ट होता है। जो एपिडेमिक आपकी जो सोसाइटी होता है उसमें जो डिजीज फैला हुआ होता है ना, तो उस डिजीज का जो रिपोर्ट होता है उसका जो डेटा कलेक्शन होता है। रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरी यूटिलाइजेशन, लेबोरेटरी के टेस्ट कितने टेस्ट हुए, कितनी पॉजिटिव आ गई, कितनी नेगेटिव आई है। रिपोर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल केस इन्वेस्टिगेशन, एक पेशेंट का जो केस इन्वेस्टिगेशन है उसका रिपोर्ट्स किया है। फिर रिपोर्ट्स ऑफ एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, फिर वो जो डिजीज फैला हुआ है तो उस डिजीज के इन्वेस्टिगेशन हमें क्या बता रहे हैं कि वो डिजीज किस वजह से आया है या उसकी कौन सी फैक्टर्स है जो इस डिजीज को काज करते हैं। अच्छा, फिर आप स्पेशल सर्वे करते हैं। स्पेशल सर्वेज में आपकी हॉस्पिटल एडमिशन कितनी आई हुई है, कितने लोग जो है उस डिजीज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। डिजीज रजिस्टर, आप रजिस्टर को देखते हो कितने लोग जो है ना डिजीज में आपके पास ओपीडी रजिस्टर वगैरह इस तरह की। और फिर जो है ना आपके सीरोलॉजिक सर्वे करते हो, आप ब्लड टेस्ट करते हो, उस ब्लड टेस्ट में जो है ना किन लोगों को, या ब्लड सैंपल्स आप लेते हो किन लोगों को जो है ना डिजीज है, किन लोगों को नहीं है। ओके, इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल रिजर्वायर्स एंड वेक्टर। अब जो एनिमल रिजर्वायर्स होते हैं या वेक्टर्स होते हैं, एनिमल वेक्टर होते हैं, तो उसी के थ्रू जो है ना भी आप इंफॉर्मेशन लेते हो। जैसे कि आपके पास कांगो वायरस है तो वो एनिमल में होता है, जैसे कि डेंगू वायरस है तो वेक्टर्स के थ्रू, जो मच्छर के उसके थ्रू जो है ना वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ना वो फैलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप एनिमल रिजर्वायर या वेक्टर से लेते हो, जिसको हम जोनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ये जोनेटिक डिजीज फिर आप एनिमल रिजर्वायर से लेते हो। डेमोग्राफिक डेटा जो है ना आप इसमें शामिल कर सकते हो। जो पेशेंट की डेमोग्राफिक डेटा होता है, ये डेमोग्राफिक का मतलब है कि उसकी जो इंट्रोडक्टरी डेटा, जैसे कि रेस हो गया, एज हो गया, उसका सेक्स हो गया, तो ये क्या है, मेल है फीमेल है, तो ये उसका इंट्रोडक्टरी डेटा, ये डेमोग्राफिक डेटा। फिर एनवायरमेंटल डेटा आप लेते हो कि ये जो डिजीज आ रहा था तो डिजीज के दरमियान उसका जो सोसाइटी था या उधर जो पॉपुलेशन था, एनवायरमेंट था, वो क्या था, वो हेल्दी एनवायरमेंट था या नहीं था, वो हाइजीनिक था या नहीं था, वो क्लियर था या नहीं था, वो पोल्यूटेड था या क्लियर एनवायरनमेंट था। तो ये क्लीन एनवायरनमेंट था। तो ये क्या है, ये आपके वो सोर्सेज है जहां से आप जो है ना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। अब ये जो इंफॉर्मेशन आप लेते हो तो इस सर्विलेंस के दरमियान जो सर्विलेंस आप करते हो, तो इस सर्विलेंस में इंफॉर्मेशन डेटा के फ्लो किस तरह होते हैं, मतलब कौन सी पैटर्न पे जो है ना ये डेटा कलेक्ट होते हैं, और फिर रिस्पांस कौन सी पैटर्न में होते हैं सर्विलेंस में। तो ये इधर हम पढ़ते कि इसमें सबसे पहली जो रिपोर्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है या नर्स प्रैक्टिशनर वगैरह, तो क्या होता है, वो करता है डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिपोर्टर होता है, और वो डेटा जो है ना वो प्रोवाइड करता है लोकल में। लोकल का मतलब ये कि आपका जो हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट
हॉस्पिटल होता है, या आपका जो मोस्टली जो है ना ये लोकल आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, तो उधर ये डेटा आप रिपोर्ट करते हो। ओके, ये लोग जो है ना ये इन्वेस्टिगेटर ये डेटा इधर जो है ना रिपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये डेटा चलता है कहाँ पे, आपका जो स्टेट लेवल पे होता है, मतलब आपका प्रोविंशियल लेवल पे होता है। आपका जो प्रोविंशियल हेड होता है, जैसा कि इधर जो है ना जो प्रोविंशियल लेवल पे जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं या जो बॉडी होता है डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए जो बॉडी होता है, तो वो उसी को आप रिपोर्ट करते हो ये डेटा। फिर उसके बाद जो है ना आप ये क्या करते हो, आप ये स्टेट लेवल पे जो है ना जो उसके लिए कमेटी बनाई हुई होती है, तो आप ये जो है ना इसको आप रिपोर्ट करते हो। जैसे कि CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो पाकिस्तान में इधर इस्लामाबाद कैपिटल में जो है ना, फिर आप उसको क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो। जैसे कि NDA में है, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो वहाँ पे जो है ना फिर अपने रिपोर्ट्स को आप उधर प्रेजेंट करते हो, और वो लोग फिर क्या करते हैं, फिर वो लोग जो है ना फिर वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट भेजते हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर भेजते हैं, उन चीज़ों की फिर इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं, और इन डेटा की फिर जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो रिकमेंडेशन वहाँ पे होते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ से जो है फिर आते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में या NDMA में, वहाँ से फिर आते हैं स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल से फिर आते हैं लोकल लेवल पे, और फिर यहाँ पे जो है ना लोगों को फिर बताया जाता है, या डॉक्टर नर्सेस को बताया जाता है कि आपने पेशेंट्स को जो है ना अब क्या एडवाइस करना है, कौन कौन सी तरीके से आपने उसको बचाना है। तो फिर ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ओके, अच्छा, अब वाइटल स्टेटिस्टिक पर सर्विलेंस, तो सर्विलेंस के लिए जो है ना कौन से वाइटल स्टेटिस्टिक्स यूज होते हैं। वाइटल स्टेटिस्टिक हम किस चीज़ को कहते हैं, हमारी जो सोसाइटी में वाइटल एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि फर्टिलिटी रेट हो गया, जैसे कि मोर्टिलिटी रेट हो गया, जो मार्बिडिटी है या इन्फेंट मोर्टिलिटी है, या बर्थ रेट्स है, या क्रूड डेथ रेट्स है, तो ये सारी की सारी किसी में ये वाइटल स्टेटिस्टिक में, मतलब ये कि जो वाइटल इंफॉर्मेशन होते हैं या जो वाइटल एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ना हम वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक सर्विलेंस। ओके, अच्छा, अब रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट्स, ये आते हैं वाइटल स्टेटिस्टिक में, अ बेसिक बट क्रिटिकल कॉर्नरस्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। तो जो रिकॉर्ड बर्थ और डेथ रेट के जो रिकॉर्ड होते हैं, तो ये एक बेसिक यूनिट होता है आपकी सर्विलेंस को नापने के लिए या सर्विलेंस को मालूम करने के लिए, रिकॉर्ड बर्थ और डेथ रेट। फिर मोर्टिलिटी डेटा ओवर फास्ट सेंचुरी शो डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ्स ड्यू टू द इन्फेक्शियस डिजीज। जो मोर्टिलिटी रेट इसमें होता है ना, तो वो आपको जो पास्ट सेंचुरी में जितनी भी डेथ्स हुई होते हैं ना इन्फेक्शियस डिजीज के थ्रू, तो वो आपको बताए जाते हैं। रेट ऑफ डेथ फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस, तो ये यहाँ पे जो है ना मोर्टिलिटी रेट ओवर पास्ट सेंचुरी शो डिक्रीज इन रेट ऑफ डेथ्स ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये जो मोर्टिलिटी रेट होता है ना पास्ट सेंचुरी में, तो ये आपको शो करता है कि इन्फेक्शियस डिजीज के थ्रू जो है ना डेथ्स कितनी कमी आई है। तो ज़्यादातर जो है ना, जैसे कि हमने ये वाला उसमें यूनिट नंबर 6 में हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में ये बातें सारी की सारी उधर हमने डिस्कस करवाई थी कि जो मोर्टिलिटी रेट होता है ये अभी इन्फेक्शियस डिजीज़ के थ्रू जो है ना ये इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जो अभी आर्टिफिशियल हमारी जो वो होती है ना, जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो गई या जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो इसी की वजह से मोर्टिलिटी रेट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, रेट ऑफ डेथ फ्रॉम नॉन इन्फेक्शियस काजेज रिमेन स्टडी, और डेथ्स की वजह से जो नॉन इन्फेक्शियस काजेज की वजह से जो डेथ है तो वो स्टडी है, लेकिन इन्फेक्शियस की वजह से जो है ना वो कम है। क्यों? क्योंकि इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो ये उधर हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था। अच्छा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स अमंग इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ, तो बाद में एक्सप्लेन में आते हैं बताते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है। लॉन्ग यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से या IMR से भी हम सारी पॉपुलेशन की इंडिकेटर को एज एन इंडिकेटर हम यूज करते हैं। बर्थ डेटा यूज टू मॉनिटर इंसिडेंस ऑफ प्रीटर्म बर्थ, इसी के थ्रू जो है ना बर्थ डेटा से हम प्रीटर्म बर्थ के इंसिडेंस भी मालूम कर सकते हैं। प्रीटर्म बिफोर द डिलीवरी या बिफोर द टाइम ऑफ अकरिंग या बिफोर द एक्चुअल टाइम ऑफ द डिलीवरी की से पहले जब वो आते हैं, या रिस्क फैक्टर फॉर वैरायटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम, या बहुत सी और भी हेल्थ आउटकम होते हैं जिसके लिए रिस्क फैक्टर जो है ना हमें अंदाजा हमें मालूम होता है किसी से, बर्थ रेट से। ओके, तो ये डिटेल से अभी हम करते हैं इधर। अच्छा, वाइटल स्टेटिस्टिक में हमारी इन पाकिस्तान वाइटल स्टेटिस्टिक आर अवेलेबल फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज NIPs इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इस वेबसाइट पे जो है ना जितनी भी पाकिस्तान के वाइटल स्टेटिस्टिक्स है तो वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इन पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे इज कंडक्टेड ईच ईयर एंड पब्लिश बाय NIPs। तो पाकिस्तान में जो है ना ये ईच ईयर जो है ना ये डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे डेटा जो है ना ये ईच ईयर NIP जो है ना वो पब्लिश करते हैं। ओके, अच्छा, डिजीज रिपोर्टिंग सर्वेलेंस, तो आप डिजीज को हम किस तरह रिपोर्ट करते हैं या सर्वेलेंस हम किस तरह करते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स आपने
जो है ना स्टेप्स मैनर पे आपने जाना होता है। स्ट्रक्चर अप्रोच टू स्ट्रेंथन नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम कुड इंक्लूड, जो नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम होता है, मतलब जो सर्वेलेंस आप करते हो तो उसको आप स्ट्रेंथन किन स्टेप्स के थ्रू करते हो या किस स्टेप के थ्रू जो है ना आप सर्वेलेंस परफॉर्म करते हो। तो उसमें सबसे पहले अपने असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स हु आर क्या ससेप्टेबल होते हैं, तो उसकी साइन सिम्टम में मालूम करते हो, उसकी हिस्ट्री आप लेते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज आप करते हो। तो ये क्या होती है, ये आपके असेसमेंट में आते हैं। फिर असेसमेंट के बाद जो है ना आप प्रायोरिटाइज करते हो उस डिजीज को कि इस डिजीज की वजह से जो है ना इसमें कौन से रिस्पेक्टर आप प्रायोरिटाइज करते हो, या रिस्पेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हो या डिजीज को आप प्रायोरिटाइज करते हो। तो आपके असेसमेंट के बेस पे जो है ना फिर आप प्रायोरिटाइजेशन करते हो। फिर जो है ना SWOT या SWOT एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। SWOT एनालिसिस क्या होता है, SWOT का मतलब S से मतलब स्ट्रेंथन होता है, W से वीकनेस होता है, O से अपॉर्चुनिटी होता है, T से थ्रेट होता है। तो ये आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है या जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, तो उसकी स्ट्रेंथन, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, मतलब ये कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रेंथन पॉइंट्स है जो आपके हेल्थ केयर सिस्टम को या एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो है ना वो स्ट्रेंथन बना देते हैं। कितनी मशीनरी अवेलेबल है या कितनी लेबॉर्टरीज अवेलेबल है या कितना नर्सेज है या कितनी डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो ये आपकी उसकी स्ट्रेंथन है। वीकनेस क्या होते हैं कि वो जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो लेस लेवल पे अवेलेबल हो, जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उस लेवल पे नहीं, तो ये वीकनेस है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो अपॉर्चुनिटी भी सेम कि आपके पास जो है ना कितनी अपॉर्चुनिटी है इस डिजीज़ को जो है ना क्या करने के लिए या इस सर्वेलेंस को परफॉर्म करने के लिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है या अल्टरनेट सोर्सेज। और फिर थ्रेट्स, कौन कौन सी थ्रेट्स है आपको, फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो है ना कोई चीज़ वीकन है या आपके पास नर्सेज की शॉर्टेज है या डॉक्टर की शॉर्टेज है, और कोई आपके खिलाफ जो है ना कोई अवर सिस्टम है और इस सिस्टम में जो है ना वो ज़्यादा है, तो ऑलरेडी फिर आपके पास जो है ना लोग नहीं आएगी आपके अगेंस्ट जो अवर सिस्टम होता है, उधर लोग प्रेफर करेंगे। तो ये आपको फिर क्या है, ये आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को फिर थ्रेट्स है। ओके, फिर डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। स्वेट के बाद जो है ना ये आपने स्वेट को एनालाइज किया कि आपके पास जो है ना कौन सी वीकनेस पॉइंट है, कौन से स्ट्रेंथन पॉइंट है आपके पास, उसको आपने एनालाइज के बाद जो है ना फिर आप एक्शन प्लान लेते हो उसी के हिसाब से जितने आपके पास। रिसर्च का मतलब ये है ना कि आपको सैंपल आपकी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी आपको वो बता रहे हैं कि आपने एक्शन लेना है, कि किन हिसाब से आपने एक्शन लेना है, आपके पास कितने पावर है, उसी हिसाब से जो है ना फिर आप स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हो। उस स्ट्रेटेजिक प्लान को फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो सोसाइटी पे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर आप उसको मॉनिटर करते हो कि किया जो है ना किस तरफ ये चीज़ जा रहा है। ओके, तो आपने जो इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी की हो या जो इंटरवेंशन आपने की हो, एक एक को आप मॉनिटर करते हो, चेक करते हो। मॉनिटरिंग के बाद जो है ना फिर आप फाइनल रिजल्ट लेते हो, एवैल्यूएशन आप करते हो कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की थी, इंटरवेंशन हमने की थी, तो जो हमारा मकसद था वो मकसद पूरा कितना पूरा हो रहा है, तो वो क्या होता है फिर वो एवैल्यूएशन होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना फिर आता है साइकिल इलस्ट्रेटिंग सर्वेलेंस सिस्टम स्ट्रेंथिंग। तो ये वही बात है जो हमने इधर डिस्कस की कि सबसे पहले आपने रिस्क को असेस करना है, फिर प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को अपने प्रायोरिटाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्रेट्स। फिर आपने जो है ना असेस एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, तो फिर वो आपने असेस करना है। तो ये आपके पास असेसिंग रिस्क है कि आप जो है ना सबसे पहले डिजीज को प्रायोरिटाइज करो, फिर अपने सिस्टम को जो है ना भी आप असेस करो कि कितने हद तक आप जा सकते हो, कितने हद तक इंटरवेंशन आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन। स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन जो है ना फिर आप डेवलप करते हो, कौन सी एक्शन आपने लेने, फिर उस एक्शन को आप इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उसके बाद आप मॉनिटरिंग करते हो, मॉनिटरिंग के बाद जो है ना फिर एवेलुएट द आउटकम्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स, उसको एवेलुएट करते हो उस आउटकम्स और इम्पैक्ट्स। ओके, ये आपका साइकिल हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है ना मॉनिटरिंग प्रोसेस आता है, तो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह तक तो आप समझ गई, लेकिन अभी मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होता है। मॉनिटरिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम रेफर टू द रूटीन एंड कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान सर्वेलेंस एक्टिविटीज। जो आपने प्लान सर्वेलेंस एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट की है ना, जो आपके एक्शन होते हैं, वो एक्शन जो आपने इम्प्लीमेंट किए अपनी सोसाइटी में, तो उसकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग है। क्या है, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग है। या जो आपका सर्वेलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम है, उस सर्वेलेंस और रिस्पांस सिस्टम को जो है ना आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हो, रूटीनली आप मॉनिटरिंग करते हो। या आपका जो प्लान सर्वेलेंस से या प्लान एक्टिविटीज आपने की या इम्प्लीमेंटेशन आपने की, तो उसको आप ट्रैक करते हो, उसको आप पीछे से जांचने की कोशिश करते हो कि वो चीज़ें सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। सैंपल मॉनिटरिंग क्या है, जो आपने प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट की है तो उसको आप मॉनिटरिंग करते हो, उसको आप जो है ना टाइम बाय टाइम जो है ना उसको आप
चेक करते हो कि वो किस तरफ जा रहा है, एंड ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम। और इसी चेकिंग के साथ ही आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगाते हो कि आपका जो सर्विलेंस रिस्पांस सिस्टम है, जो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की है, तो उसके रिस्पांस आपको किस तरह आ रहा है। ओके, अच्छा, मॉनिटरिंग में क्या क्या आता है? मॉनिटरिंग में ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एक्टिविटीज की जो प्लान एक्टिविटीज है उसकी आप प्रोग्रेस मालूम करते हो। इंश्योर दैट प्लान टारगेट्स आर अचीव्ड इन अ टाइमली मैनर। आप ये इंश्योर करते हो कि जो चीज़ जो आपकी टारगेट एक्टिविटीज है वो टाइमली मैनर पे, जो टाइम आपने सेट किया उस टाइम पे जो है ना वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड टारगेट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। जो आपकी क्वालिटी और एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम है, या जो इंडिकेटर्स है, टारगेटेड इंडिकेटर्स आपके, जैसे कि आपका टाइम लाइन्स हो गया या आपका कंप्लीटनेस ऑफ द वर्क हो गया, तो ये आपके इंडिकेटर है। ये आपको बताते हैं कि उस टाइम, ये टाइम आपका इंडिकेटर किस तरह है कि आपको बताता है कि कितने टाइम में आपका डिजीज जो है ना वो ओवरकम हो गया, या कितने टाइम में कितनी प्रोग्रेस या इम्प्रूवमेंट्स आ गई। इसी इंडिकेटर के इम्प्रूवमेंट से जो है ना आप प्रोग्रेस का अंदाजा लगा सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट करेक्टिव एंड मेजर्स इन अ टाइमली मैनर। अब जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिस्टम में, तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हो, टाइमली आप आइडेंटिफाई करते हो, ताकि टाइमली जो है ना आप उसको करेक्ट कर सको। तो ये मॉनिटरिंग का काम होता है। प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ फॉर रीएडजस्टिंग रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन ऑनगोइंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज। जब आप ये काम करते हो, आपको जो प्लाज लगते हैं, उधर जो नुकसानात लगते हैं या जो कमी आपको महसूस हो रहे हैं, तो फिर आप जो है ना प्रोवाइड बेसिस फॉर रीएडजस्टिंग रिसोर्सेज, तो उसी जो कमी होते हैं उसको आप रीएडजस्ट करते हो। तो जो रीएडजस्टमेंट के लिए जो वो होते हैं ना एलोकेशन या रिसोर्सेज आप मालूम करते हो, तो मॉनिटरिंग के थ्रू आप मालूम करते हो। हेल्प टू इंश्योर दैट all implements of the system are held responsible and accountable for their defined activities। और आप ये इंश्योर करने की कोशिश करते हो कि जो आपके डिफाइंड एक्टिविटीज़ थी, तो उस डिफाइंड एक्टिविटीज़ के हवाले से सिस्टम आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो आपके जितने भी इम्प्लीमेंट्स थी या जो आपकी जितनी भी डिफाइंड एक्टिविटीज़ थी, तो वो उसी जो आपने इम्प्लीमेंट्स की है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और डिफाइंड एक्टिविटीज़ वो जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के साथ सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो सिंपली आप इसमें क्या करते हो, हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल इम्प्लीमेंट्स ऑफ द सिस्टम, कि आपके सिस्टम की जितने इम्प्लीमेंटेशन है आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं फॉर द डिफाइंड एक्टिविटीज़, उसकी जो डिफाइंड एक्टिविटीज़ है। मतलब ये कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की है और इस इम्प्लीमेंटेशन से जो एक्टिविटीज़ आपका मतलब है, तो क्या वो जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन उस एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये आपने इसमें मॉनिटर करना होता है। अच्छा, इवैल्यूएशन, इसके बाद फिर इवैल्यूएशन आता है। तो इवैल्यूएशन इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द रिलेवेंस, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम। तो इसमें आप जो है ना सबसे पहले पीरियोडिक असेसमेंट करते हो। उस पीरियोडिक असेसमेंट का आपका मुराद क्या होता है? आपका मतलब ये होता है कि आप उससे रिलेवेंस मालूम करोगे। जो इम्प्लीमेंटेशन आपने की है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन आपका जो आउटकम आप चाहते हो, आप आउटकम कंट्रोल चाहते हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और आपका जो डिजीज़ कंट्रोल हो वो एक दूसरे के साथ रेलेवेंट है या नहीं है। मतलब ये कि इम्प्लीमेंटेशन की वजह से डिजीज़ कंट्रोल हो रहा है तो रेलेवेंट है, अगर डिजीज़ इंक्रीज हो रहा है तो इररेलेवेंट है। तो आप इसकी वजह से आप रिलेवेंसी इवैल्यूएशन में मालूम करते हो। दूसरा, आप इफेक्टिवनेस मालूम करते हो, जो आपने इंटरवेंशन किए वो कितनी हद तक इफेक्टिव है, कितने हद तक वो डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और जो एक्टिविटीज़ है जो आपके इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेलेंस एंड रिस्पांस सिस्टम। जो आपकी सर्वेलेंस रिस्पांस सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इंटरवेंशन है, जो ऑब्जेक्टिव्स है आपकी, उस ऑब्जेक्टिव्स पे उस एक्टिविटीज़ का किस तरह असरात है, इस आपके ऑब्जेक्टिव भी। तो ये सारे इवैल्यूएशन में सिंपली आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करते हो कि वो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या वो रिजल्ट्स हमें दे रहे या नहीं दे रहे, कितने हद तक दे रहे, तो वो इवैल्यूएशन होता है इसमें। बेसिकली इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन इंश्योर दैट द सर्वेलेंस सिस्टम मीट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच इट वाज फॉर्मुलेटेड। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या उस ऑब्जेक्टिव्स को हमारा सर्वेलेंस सिस्टम उस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो अप करता है या नहीं करता। डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ एंड एनी चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। इसमें जो है ना आप क्या करते हो, जो आपका परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम होता है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं या उसके स्टेटस में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आप डॉक्यूमेंट करते हो। प्रोवाइड एन एविडेंस बेस ऑन विच टू मॉडिफाई सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लीमेंटेशन। यह जो आपकी सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है या प्लान एक्टिविटीज़ है, तो उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, क्योंकि ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग आपको पता चलता है कि कोई चीज़ में कोई खामी वगैरह है, तो आप जो है ना फिर एविडेंस बेस
आप उस चीज़ को उस इम्प्लीमेंटेशन को आप मॉडिफाई करते हो तो वो क्या होता है, वो एवल्यूएशन होता है। एवल्यूएशन मीन मॉडिफाई आप करना चाहते हो फिर उस चीज़ को। एनेबल प्लानिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जो आपकी रिसोर्स एलोकेशन होती है तो उसके लिए जो है ना आप प्लानिंग को एनेबल करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और एनेबल करते हो रिसोर्स एलोकेशन के लिए प्लानिंग। ओके, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन पर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स इन द सिस्टम। आपकी सिस्टम में जो फेलियर्स आई हुई होते हैं ना ड्यूरिंग द सर्वेलेंस सिस्टम, या जो अचीवमेंट्स आपने गेन की, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप देती हो एवेलुएशन में। प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन पर इम्प्रूविंग द सिस्टम, और सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होते हैं तो उसको आप जो है ना वो प्रोवाइड करते हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर हमारा लास्ट पार्ट वो इंडिकेटर्स का है कि सर्वेलेंस हम कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो ये इंडिकेटर हमने डिटेल से डिस्कस की थी यूनिट नंबर 6 में, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन था। इधर जो है ना हम थोड़ा सा उसका वो ओवरव्यू लेते हैं और वो फार्मूले हम बताते हैं कि किस तरह आपने मालूम करना है। इंडिकेटर्स आर वेरिएबल दैट आर मेजर्ड रिपीटेडली ओवर टाइम एंड प्रोवाइड मेजरमेंट चेंज इन द सिस्टम। इंडिकेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम रिपीटेडली जो है ना ये वो वेरिएबल है, या वो वेरिएबल आपको पता है ना जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये वो वेरिएबल है जो क्या करते हैं, मैयर रिपीटेडली, जो हम बार बार उसको मैयर करते हैं ओवर टाइम एंड प्रोवाइड मैयर्स ऑफ द चेंज इन द सिस्टम। जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की हुई होते हैं ना, जो इंटरवेंशन हमने की हुई होते हैं, तो उस इंटरवेंशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हम मैयर करते रिपीटेडली जिस वेरिएबल्स के थ्रू, तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। सिंपल ये है कि आपने जो है ना फॉर एग्जाम्पल इंटरवेंशन की है और आपको डिजीज़ के बारे में जो है ना डिजीज़ की मॉर्टेलिटी के बारे में आपने जानना है, तो ये मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है। अगर मॉर्टेलिटी कम हो गया तो मतलब ही कि आपके इंटरवेंशन फ्रूटफुल है। अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गया तो मतलब ही कि आपके इंटरवेंशन जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं है। तो ये इंडिकेटर आपको आपके इंटरवेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिकेटर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन द स्टेटस ऑफ सिस्टम एंड फ्लैग एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। ये आपको आपके जो सिस्टम का जो स्टेटस है वो स्टेटस आपको बताता है कि स्टेटस किस तरह है, मतलब हेल्दी तरफ की पॉपुलेशन जा रहा है या अनहेल्थीनेस की तरफ जा रहा है। और साथ में जो फ्लैग एरियाज होते हैं, वो फ्लैग एरियाज किसको, वो एरियाज जहाँ पे जो है ना इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हुए होते हैं, जहाँ पे जो है ना खराबी प्रेजेंट है और आप उसको इम्प्रूवमेंट उधर नीड्स है, तो फ्लैग एरियाज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए सैंपल काउंट, प्रोपोर्शन, रेट्स एंड रेशो। इसको हम सैंपल काउंट का मतलब है कि डायरेक्टली आप कहते हो ये डिजीज है या नहीं है। फिर प्रोपोर्शन के थ्रू आप मालूम कर सकते हो, रेट्स और रेशो के थ्रू भी आप मालूम कर सकते हो। ओके, प्रोपोर्शन सैंपली जो है ना दो रेशो का हम इकट्ठा करते हैं, रेट्स में जो है फिर आप टाइम को मेंशन करते हो, रेशो में टाइम मेंशन नहीं होता। लेकिन इसके डिटेल्स है, जितनी डिटेल्स है आप इसको जानना चाहते हो तो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है, और इससे पहले जो बेसिक मेजरमेंट वाला यूनिट नंबर 5 है, तो उसमें हमने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करवाई है, जो इंटरप्रेशन इससे हम लेते हैं और जो चीज़ें भी वो हमने की है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इधर जो है ना हम पढ़ते हैं 5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो ये जो है ना इंडिकेटर कैन क्लासिफाइड इन वेरियस वेज इन द लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच, जो LPA है या जिसको हम लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच कहते हैं ना, तो उसने इंडिकेटर्स को लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच क्या होता है, ये प्लानिंग और मैनेजमेंट अप्रोच है जो कॉमनली यूज होता है, और इंडिकेटर को उसने डिवाइड की है ये लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच ने 5 टाइप्स में। पहला वाला इनपुट इंडिकेटर है, प्रोसेस इंडिकेटर, आउटपुट इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर एंड इम्पैक्ट इंडिकेटर। सिंपली हम आपको बताते हैं, इजी है कि इनपुट इंडिकेटर क्या होता है, आर द रिसोर्सेज नीड टू इम्प्लीमेंट सिस्टम। जो चीज़ें आपकी काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो इंडिकेटर आपके काम को इम्प्लीमेंट करते हैं उस रिसोर्स का इनपुट इंडिकेटर, जैसे कि ट्रेड पर्सनल हो गए, नर्सेज डॉक्टर्स हो गए, ट्रेन लोग हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसके थ्रू आप परफॉर्म करते हो। फाइनेंस है या स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, फॉर्म्स ऑफ सर्वेलेंस जो एक्टिव पैसिव सर्वेलेंस हमने पढ़ी हुई है, या कंप्यूटर है, स्टॉक पाइल जितनी रिजर्व चीज़ें आपके पास है, और एंड मेनी अदर लॉजिस्टिक एज डीम्स एज नेसेसरी, जितनी भी चीज़ें लाजमी होती हैं तो उन सारी चीज़ों को जो है ना हम क्या कहते हैं, इनपुट इंडिकेटर, जिसके थ्रू जो है ना आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, दूसरा जो है ना वो प्रोसेस इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जिसके थ्रू जो है ना आप चीज़ों को मॉनिटर करते हो, ट्रैक करते हो, तो आप इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर जिस इंडिकेटर के थ्रू करते हो उसको हम कहते हैं प्रोसेस इंडिकेटर। अब द प्लान एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल फॉर अटेनिंग द सर्वेलेंस कोर फंक्शन, सर्वेलेंस का जो कोर फंक्शन होता है, जो मॉनिटरिंग फंक्शन सर्वेलेंस का होता है ना, तो वो हम प्रोसेस इंडिकेटर के थ्रू करते हैं, सच इज ट्रेनिंग, सुपरविजन, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस एंड टूल। तो ये सब सुपरविजन
सुपरविजन आप किसी चीज़ की करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना प्रोसेस इंडिकेटर में आते हैं। अच्छा, इंडिकेटर टाइप्स में फिर तीसरा वाला आउटपुट इंडिकेटर है, तो इसी के थ्रू आप आउटपुट लेते हो। और मेजर्स ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज आप प्रोवाइड करते हो, परफॉर्म करते हो, इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो, तो उसके रिजल्ट्स आपके पास क्या आते हैं, इमीडिएट रिजल्ट। तो आपको जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट जो है ना आपको बताते हैं आउटपुट से, ये वाला रिजल्ट लिख गया, ये रिस्पेक्टर जो है ना ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सच एज रिपोर्ट ऑफ सर्वेलेंस डेटा फीडबैक, जो आपने सर्वेलेंस डेटा आपने दी है, कोई केस सिनेरियो आपने सॉरी कोई आपने जो है ना वो इंटरव्यू बेस्ड रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों को देते हो, लोग जो है ना आपको डायरेक्टली जो रिस्पांस देते हैं, तो आउटपुट होता है। आउटकम में फिर जो है ना उस रिस्पांसेस के निचोड़ जो आप निकालते हो, और मेजर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम एंड द एक्सटेंट टू व्हिच द सर्वेलेंस ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। इसी आउटकम में जो है ना आप निचोड़ निकालते हो कि मैंने जो आउटपुट्स ली है, तो आउटपुट जो हमारे ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को कितना फॉलो करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को कितनी हद तक जो है ना उस ऑब्जेक्टिव पे पूरा उतरते हैं, तो इसमें हम आउटकम इंडिकेटर कहते हैं। सच एज यूज ऑफ सर्वेलेंस डेटा फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिसीजन, आप जो है ना जो सर्वेलेंस डेटा आपने आउटपुट लिया है, उस आउटपुट को जो है ना आप प्रोग्राम, पॉलिसी और डिसीजन के लिए यूज करते हो। एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ आउटब्रेक रिस्पांस, और जो रिस्पांस आउटब्रेक का जो रिस्पांस आपने जो इंटरवेंशन की, वो इंटरवेंशन कितनी अप्रोप्रिएट है, तो आप किस में मालूम करते हो, आउटपुट इंडिकेटर में मालूम करते हो। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर आता है फीलिंग द ड्यूज फॉर्म। तो ड्यूज फॉर्म सिंपली हम कहते हैं डिजीज अर्ली वार्निंग साइंस। तो ये एक फॉर्म होता है जो आप पेशेंट्स को देते हो हॉस्पिटल वगैरह में, और वो जो है ना वो पेशेंट उसको फिल अप करते हैं। ये वाला ड्यूज फॉर्म है, डिटेल हम इधर पढ़ते हैं। ड्यूज फॉर्म में क्या क्या होता है, या सर्वेलेंस फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। ओके, कंपाइल द डेटा फ्रॉम द डेली ओपीडी रजिस्टर बाय एज एंड सेक्स फॉर ईच हेल्थ इवेंट अंडर सर्वेलेंस। तो इस ड्यूज फॉर्म में जो है ना ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है ना, नर्सेज, डॉक्टर्स हो गई, तो ये जो है ना ओपीडी में जाते हैं, ओपीडी में जो रजिस्टर पड़ा हुआ होता है ना, तो उसी रजिस्टर से आप क्या देते हो, डेटा लेते हो, और वो डेटा जो है ना आप इन द फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस फॉर्म और ड्यूज फॉर्म लेते हो। इसमें सबसे पहले ट्रांसफर द डेटा ऑन द सर्वेलेंस फॉर्म, जो ओपीडी से आप डेटा को सर्वेलेंस फॉर्म में ट्रांसफर करते हो। किस तरह करते हो, राइट द मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मीन नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, मोर्टिलिटी नंबर ऑफ डेथ्स कितने हैं, डेटा क्लियरली इन द रिलेवेंट सेक्शन। इसमें डिफरेंट सेक्शन होता है, अभी हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सेक्शन में आपने जो है मॉर्बिडिटी लिखना होता है। इधर ये आप देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये डिजीज है, ये इसकी मॉर्बिडिटी आपने लिखनी होती है। तो मॉर्बिडिटी मेल फीमेल को बिफोर डिफरेंट टाइप स्पेसिफिक एजेस के हिसाब से जो है ना वो आपने इधर लिखना होता है। इधर जो है ना आपने क्या लिखना है, इधर आपने मॉर्बिडिटी लिखना है, मॉर्टिलिटी सॉरी, तो मॉर्टिलिटी प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ से या नीनेटल डेथ से, तो ये मेल फीमेल में जो है ना ये कितने अकर्स होते हैं, तो ये आपने इधर लिखना होता है। ओके, ये मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी रेट हमने लिखना है। फिर जिन एरियाज में जो है ना वो कुछ नहीं होता, मतलब आपके पास जो है ना जीरो मॉर्टिलिटी है, तो आपने उसको खाली नहीं छोड़ना होता है, आपने जो है ना उसमें जीरो लिखना होता है। सबमिट द फॉर्म टू द रेलेवेंट फोकल अथॉरिटी, जो आपकी रेलेवेंट फोकल अथॉरिटी प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ पे आपने फॉर्म को सबमिट करना है। तो इसका बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ द पेशेंट है, ये आपने बायोग्राफी देनी है इसमें। फिर इसके बाद जो है आप आते हैं इवेंट्स अंडर सर्वेलेंस, जो सर्वेलेंस आपकी डिजीज़ की सर्वेलेंस, कौन कौन सी डिजीज़ की आप सर्वेलेंस करते हो, तो वो आपने इधर लिखने। फिर जो है ना सामने पेशेंट्स के इन्फॉर्मेशन आपने लेनी, किन पेशेंट्स को ये था, मेल थे, फीमेल था, कितने एज का था, जिनके डिजीज़ अकर हुआ था। फिर अपने मॉर्टेलिटी इन्फॉर्मेशन, उसी डिजीज़ की वजह से या उस इवेंट्स की वजह से कितने लोगों को जो है ना वो डेथ्स हो गई हैं, तो वो डेथ आपने इधर रिपोर्ट करना है। फिर कोई और डेथ, कोई और डिजीज़ की वजह से, तो आपने इधर रिपोर्ट करना होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर आता है हेल्थ इंडिकेटर। तो हेल्थ इंडिकेटर जो हमने यूनिट नंबर 6 जैसे मैंने आपको बताया उधर हमने डिटेल पढ़ी थी, इधर जो है ना सिर्फ हम इसके फार्मूलास पढ़ते हैं। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट का मतलब टोटल डेथ रेट आपकी पॉपुलेशन में कितना होता है, चाहे उसमें इन्फेंट डेथ हो, चाहे उसमें जो है ना प्रीनेटल डेथ हो, चाहे उसमें जो है ना ओल्डर एज वाले पेशेंट के डेथ हो, एक्सीडेंट डेथ हो, तो ये सारी क्रूड डेथ रेट में आते हैं। तो क्रूड डेथ रेट में आप नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द टाइम, कितने टाइम में कितने डेथ्स हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये आप इधर मिड पॉइंट का मतलब मिड ऑफ द ईयर ज़्यादातर हम लेते हैं, तो और मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट मैंने आपको समझाया था यूनिट नंबर 6 में डिटेल से कि आपने कांस्टेंट अपनी मर्जी के मुताबिक लेना है, 1000 लेना है, 2000 लेना है, 10,000 लेना है, तो आपने मर्जी की। तो क्रूड डेथ रेट ऑफ पिशावर में जो है ना 2012 में क्रूड डेथ रेट किया था, तो नंबर ऑफ डेथ्स इन पिशावर इन 2012 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ पिशावर, तो टोटल पॉपुलेशन फिर आप मालूम करते हो पिशावर के। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया क्रूड डेथ रेट। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर जो है ना नंबर ऑफ डेथ्स इन पिशावर इन 2012 301 है। फिर जो है ना डिनोमिनेटर इसमें क्या है, डिनोमिनेटर इसमें जो है ना
टोटल पॉपुलेशन इन पेशावर 2012 ये क्या है, ये 30,000 है। कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट इसमें है 10,000, इधर जो है ना क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ओके अच्छा, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इसमें है वो 2012 टाइम पीरियड है। इसमें क्रूड डेथ रेट क्या हो गया, तो ये आपने जो है 301 जो है ना ये डेथ हो गई है। ये जो है ना टोटल पॉपुलेशन है, ये आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 979 या पर 1 लाख जो है ना ये क्या है, ये इतनी डेथ्स हुई है पेशावर में 2012 में। तो ये सैंपल जो है ना आपने वो मालूम करना है क्रूड डेथ रेट। अच्छा, क्रूड बर्थ रेट जो है ना क्या होता है, उसके अपोजिट है। इसमें जो है ना नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड पॉइंट। तो कितनी लाइव बर्थ हुई है 2012 के पीके में क्रूड बर्थ रेट किया था, कितने लाइव बर्थ 2012 में हो गए डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ओके, तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर इससे अपने फिर वो लेना है। फिर एनपेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एनपेंट्स कितनी पैदा हुई है, मर गए हैं सॉरी, तो एनपेंट कितने मर गए। एनपेंट का मतलब है कि 28 डेज से पहले जो बच्चे होते हैं। ओके, नंबर ऑफ एनपेंट डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ। लाइव बर्थ पे आपने इसको डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो एनपेंट बर्थ इन पेशावर जो है ना 2012 में डिवाइड बाय टोटल लाइव बर्थ इन 2012, तो ये आपके पास डेटा आ गया, ये वाला जो है ना आपके पास आ गया एनपेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके अच्छा, इसके बाद जो है फिर आता है प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो प्रीनेटल मोर्टेलिटी का मतलब है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी जितने बच्चे जो है ना वो मर चुके होते हैं ना, तो उसके प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट को हम कहते हैं। नंबर ऑफ प्रीनेटल डेथ्स ड्यूरिंग टाइम पीरियड, प्रीनेटल डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी कितने बच्चे मर चुके होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स कितनी टोटल बर्थ्स है, जिसमें स्टेल बर्थ भी आते हैं, मतलब जो बच्चे क्या होता है स्टेल बर्थ हो ये बच्चे हो और चाहे वो लाइव बर्थ हो, तो उन दोनों पे आपने जो है ना प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट को डिवाइड करना है। ओके, एग्जांपल इसमें जो है ये वाला एग्जांपल है पेशावर का, आपने जो है इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर पुट करना है, अपने हिसाब से जो है आपने कांस्टेंट लगा रहे हैं उसी में आपने निकालना है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, अच्छा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में आपके पास होता है न्यूनेट्स होता है। अच्छा एनपेंट्स, सॉरी इधर जो है ना मैंने आपको वो बताया एनपेंट्स, तो एनपेंट्स वो होते हैं ना एनपेंट्स अप टू 1 ईयर जो होते हैं एनपेंट्स, उसको हम कहते हैं। न्यूनेट्स जो है ना वो 28 डेज लेस देन 28 डेज जो बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होते हैं। तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, लेस देन 28 डेज के जो बच्चे मर चुके हुए होते हैं ना डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल लाइव बर्थ कितनी है, तो उसको आपने जो है ना 1000 से मल्टीप्लाई करने, तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है। इसके बाद जो है ना फिर आते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें जो है ना जितनी माई जो है ना वो मर चुकी हुई होते हैं, तो नंबर ऑफ मेटरनल डेथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो ये आपके पास जो है ना मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का फार्मूला है। इंसिडेंस रेट का मतलब है न्यू केसेस जितने आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं। इंसिडेंस रेट में नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो रिस्क में जितनी पॉपुलेशन है, इसमें आपने पॉपुलेशन एट रिस्क लेना है, तो इसमें आपके पास ये इधर रहेगी नंबर ऑफ न्यू केसेस इन पेशावर डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ पेशावर नंबर ऑलरेडी डायग्नोज विद डायबिटीज। तो ये जो डायबिटीज की डायग्नोज पेशेंट्स होते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क, तो आपने इधर मेंशन करना होता है नंबर ऑफ केसेस, ये नोमिनेटर में आपने लिखना है, और पॉपुलेशन एट रिस्क जो डायबिटीज, फॉर एग्जाम्पल अपने डायबिटीज का मालूम करना है इंसिडेंस रेट, तो आपने जो है ना नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज विद डायबिटीज, तो आपने जो है डिनोमिनेटर पे मालूम करना है, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो है प्रेवलेंस रेट है। तो प्रेवलेंस और इंसिडेंस में डिफरेंस ये होता है कि इंसिडेंस में हम न्यू केस मालूम करते हैं, इसमें हम एग्जिस्टिंग का मतलब है कि न्यू प्लस ओल्ड जितनी भी एग्जिस्टिंग आपकी पॉपुलेशन है, तो आपने मालूम करना है, और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इसमें आपने लगाना है, उधर जो है ना आपने सिर्फ एट रिस्क पॉपुलेशन लगाना था। ओके, तो ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा रेट। ओके, इसके बाद जो है फिर जनरल फर्टिलिटी रेट है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स एज 15 to 14। तो जनरल फर्टिलिटी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें हम जो रिप्रोडक्टिव एज होता है 15 to 44, तो वो हम लेते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ टोटल डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड 15 to 44 एडमिट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड, तो ये आपने लेना है। और ये जो है ना आपके पास जो है ना नोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर में आपने जो है ना सारी फीमेल कितनी भी है वो आपने लेनी, और ये आपके पास आएगा। फिर इसमें जो है मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांसमिशन था, उधर मैंने आपको समझाया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट, इनमें जो है ना क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमने डिटेल से उधर डिस्कस करवाया था। ओके, इसके बाद जो है ना फिर डिपेंडेंस रेशियो भी हमने डिटेल से बताया था कि डिपेंडेंस में जो है ना कितने बच्चे
डिपेंडेंस कौन सी होते हैं? बच्चे बिटवीन द चिल्ड्रन बिटवीन द 0 to 14 एज और एल्डरली 65 to 65 एम ओवर जो है ना वो डिपेंडेंस में आते हैं। डिवाइड बाई वर्किंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई, तो ये आपके पास जो है ना ये बच्चों का वो है, फिर जो है ना ओल्डर एज वाले हैं डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या होता है? ये डिपेंडेंस रेशो जो है ना हम ज़्यादातर जो है ना वो 100 में मालूम करते हैं, परसेंटेज में मालूम करते हैं। ओके, तो ये आपके पास जो है ना परसेंटेज आ गई कि 65.45 पीपल जो है ना वो डिपेंडेंट है। ओके, अच्छा फिर 6 रेशो में सैंपल जो है ना आपने मेल फीमेल का रेशो मालूम करना है। तो मेल डिवाइड बाय फीमेल, ये आपके पास 6 रेशो आ गया। अगर आप 6 रेट्स को मालूम करते हो तो 6 रेट में फिर जो है ना आपने डिवाइडेड बाई या 6 प्रोपोर्शन को आपने मालूम करना है। तो प्रोपोर्शन में आपने जो है ना इधर डिवीजन में फिर मेल प्लस फीमेल लिखना होता है। अगर सिर्फ मेल या फीमेल हो तो फिर वो रेशो में आता है, लेकिन मेल प्लस फीमेल फिर वो प्रोपोर्शन में आता है, जो हमने डिटेल से डिस्कस करा। तो ये इंडिकेटर जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस करवाई थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप यूनिट 6 एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन को आप देख सकते हो। ओके, तो ये तो आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।